नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे वित्तीय विकास के माध्यम से हमें ज्ञान और मुनाफा दोनों प्रदान करता है, भारतीय स्टॉक मार्केट और उसके सेक्टर। स्टॉक मार्केट में कई विभिन्न सेक्टर होते हैं, जैसे कि फार्मा, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि। ये सेक्टर विभाजन आधारित होते हैं जो उनकी विशेषताओं और व्यावसायिक गतिविधियों पर आधारित होते हैं। आज हम यहां इंडियन रियल एस्टेट इंडस्ट्री सेक्टर पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जल्दी से जाओ चैनल पर, पार्ट 1 जल्दी से देख लो ताकि इस वीडियो आपको आसानी से समझ आ जाए। निवेश एवं विकास। भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र में हाल के दिनों में कार्यालय के साथ साथ आवासीय स्थानों की मांग में वृद्धि के साथ उच्च वृद्धि देखी गई है। भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र में निजी इक्विटी निवेश 2023 में 4.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र में निजी इक्विटी निवेश 2022 में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र में 2017 से 2022 के दौरान 26.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के विदेशी संस्थागत प्रवाह में 3 गुना वृद्धि देखी गई है। FY20 में SEZ से निर्यात 7.96 लाख करोड़ और रुपए से 13.6% की वृद्धि हुई। FY19 में 7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। जुलाई 2021 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने रियल एस्टेट निवेश ट्रस्टों के लिए न्यूनतम आवेदन मूल्य रुपए 50,000 से कम कर दिया। बाजार को स्मॉल और रिटेल निवेशकों के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए 10,000 से 15,000 रुपए तक। अप्रैल 2000 दिसंबर 2022 तक इस क्षेत्र में FDI, निर्माण विकास और गतिविधियों सहित 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। इस क्षेत्र में कुछ प्रमुख निवेश और विकास इस प्रकार हैं। FY33 में दिल्ली NCR को रियल एस्टेट क्षेत्र में कुल निजी इक्विटी PE निवेश का 32% प्राप्त हुआ। जनवरी से मार्च 2023 की तिमाही में लग्जरी आवासीय बाजार में बिक्री साल दर साल, वर्ष दर वर्ष 150% बढ़ी। शीर्ष 7 भारतीय शहरों में आवास की बिक्री 2023 की पहली तिमाही में 1.14 लाख इकाई रही, जो 2022 की समान अवधि की तुलना में 1 लाख इकाई से अधिक है। 2023 की पहली तिमाही में बेंगलुरु, दिल्ली NCR और चेन्नई ने मिलकर तिमाही मांग का 2/3 हिस्सा लिया। 27% पर लचीला कार्यक्षेत्र मांग में सबसे बड़ा योगदान करता था। 5 जून 2023 तक 120 लाख घरों को मंजूरी दे दी गई है और 75 लाख घरों को पूरा कर लिया गया है और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU के तहत शहरी गरीबों को वितरित किया गया है। जनवरी से जुलाई 2022 के बीच भारत में रियल एस्टेट क्षेत्र में निजी इक्विटी निवेश प्रवाह 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। भारत के शीर्ष 8 शहरों में घरों की बिक्री 2022 में 68% बढ़कर 3 लाख इकाइयों तक पहुंच गई, जो इस क्षेत्र में एक स्वस्थ सुधार का संकेत है। रिटेल रियल एस्टेट खंड ने 2022 में 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का संस्थागत निवेश आकर्षित किया। 2021 की तीसरी तिमाही में भारत में संस्थागत रियल एस्टेट निवेश में साल दर साल 7% की वृद्धि हुई। 2021 के पहले 9 महीनों में पंजीकृत निवेश 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। नवंबर 2021 में एसेंडास इंडिया ने नवी मुंबई में ओनरम वेंचर्स का 16 मंजिला वाणिज्यिक टावर रुपए 350 करोड़ में खरीदा, जो पिछले कुछ वर्षों के दौरान किसी वैश्विक संस्थागत निवेशक द्वारा स्टैंडअलोन वाणिज्यिक टावर का सबसे बड़ा सौदा है। REA, भारत के स्वामित्व वाली ऑनलाइन रियल एस्टेट कंपनी Housing.com ने घर खरीदारों को कानूनी सलाह और सहायता प्रदान करने के लिए 2021 में ऑनलाइन कानूनी सहायता स्टार्टअप्स लीगल कार्ट, लोराटो, विधिकार्य और वकील के साथ समझौता किया है। टॉप 3 सिटी मुंबई 40%, NCR दिल्ली 19% और बेंगलुरु 19% ने 2021 की तीसरी तिमाही में दर्ज किए गए कुल निवेश का 75% आकर्षित किया। CBRI की एक रिपोर्ट के अनुसार अगले 3 वर्षों में भारत का लचीला अंतरिक्ष स्टॉक मौजूदा 36 मिलियन वर्ग फुट से 10-15% सालाना बढ़ने की संभावना है।
भारतीय रिटेल आधारित मिश्रित उपयोग परिसंपत्तियों के लिए एक निवेश मंच स्थापित करने के लिए जून 2021 में जीआईसी ने फीनिक्स मिल्स के पोर्टफोलियो में अल्पमत हिस्सेदारी 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य हासिल करने की घोषणा की। मई 2021 में देश में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए ब्लैकस्टोन रियल एस्टेट ने एम्बेसी इंडस्ट्रियल पार्क का अधिग्रहण 5,250 करोड़ रुपए में किया। भारतीय रियल एस्टेट बाजार में विस्तार करने के लिए एसआरएएम और एमआरएएम ग्रुप ने भारत के एरिया सीएएस डेवलपर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एरिया ग्रुप और गुप्ता बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड जीबीपी ग्रुप के साथ सहयोग किया। इसकी रियल एस्टेट क्षेत्र में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की योजना है। एनारॉक के अनुसार Q4 FY20 की तुलना में Q4 FY21 में 7 शहरों में आवास की बिक्री में 30% की वृद्धि हुई और नए लॉन्च में 50% की वृद्धि हुई। निजी बाजार निवेशक ब्लैकस्टोन, जिसने भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र में महत्वपूर्ण रूप से निवेश किया है, मूल्य 3.8 लाख करोड़ रुपए 2030 तक अतिरिक्त 1.7 लाख करोड़ रुपए US 22 बिलियन का निवेश करना चाहता है। 2021 में दूर से काम करने को तेज गति से अपनाया जा रहा है और रुपये से कम टिकट आकार वाले किफायती घरों की मांग बढ़ रही है। टियर 2 और 3 शहरों में 40 से 50 लाख रुपये की बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिससे उन भौगोलिक क्षेत्रों में कीमतें बढ़ेंगी। अप्रैल 2021 में HDFC कैपिटल एडवाइजर्स ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए सर्बेरस कैपिटल मैनेजमेंट के साथ साझेदारी की, जो भारत में आवासीय रियल एस्टेट क्षेत्र में उच्च उपज के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करेगा। प्लेटफॉर्म देश भर में निर्माणाधीन आवासीय परियोजनाओं के लिए इन्वेंट्री खरीदने और अंतिम मील फंडिंग प्रदान करना चाहता है। मार्च 2021 में गोदरेज प्रॉपर्टीज ने घोषणा की कि वह Q4 में 10 नई रियल एस्टेट परियोजनाएं लॉन्च करेगी। मार्च 2021 में गोदरेज प्रॉपर्टीज ने HDFC वेंचर ट्रस्टी कंपनी से इक्विटी शेयर प्राप्त करके गोदरेज रियल्टी में अपनी इक्विटी हिस्सेदारी 50% से बढ़ाकर 100% कर दी। जनवरी 2021 में शोभा लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी सभा हाई राइज वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ने अन्नलक्ष्मी लैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी हासिल कर ली। सरकारी पहल। भारत सरकार ने संबंधित राज्यों की सरकारों के साथ मिलकर इस क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कई पहल की है। 100 स्मार्ट शहर बनाने की योजना के साथ स्मार्ट सिटी परियोजना रियल एस्टेट कंपनियों के लिए एक प्रमुख अवसर है। आगे कुछ अन्य प्रमुख सरकारी पहल हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में वित्त मंत्रालय ने रुपये की प्रतिबद्धता की घोषणा की है। पीएम आवास योजना के लिए 80,000 करोड़ 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो पिछले वर्ष की तुलना में 66% की वृद्धि दर्शाता है। अक्टूबर 2021 में आरबीआई ने देश में रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ा बढ़ावा देते हुए बेंचमार्क ब्याज दर को 4% पर अपरिवर्तित रखने की घोषणा की। कम होम लोन ब्याज दरों की व्यवस्था से 2021 में त्योहारी सीजन में आवास की मांग बढ़ने और बिक्री में 35 से 40% की वृद्धि होने की उम्मीद है। केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत रुपये 1.5 लाख तक की कर कटौती, आवास आरण पर ब्याज पर और किफायती आवास परियोजनाओं के लिए कर अवकाश को वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक बढ़ा दिया गया है। नवंबर 2020 में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज में रियल एस्टेट डेवलपर्स और घर खरीदारों के लिए मूल्य की आवासीय इकाइयों की प्राथमिक खरीद बिक्री 2 करोड़ रुपये तक के लिए आयकर राहत उपाय शामिल थे। 12 नवंबर 2020 से 30 जून 2021 देश के शीर्ष शहरों में लगभग 1,600 रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रुपये की स्थापना को मंजूरी दे दी है। 25,000 करोड़ वैकल्पिक निवेश कोष AIF। सरकार ने राष्ट्रीय आवास बैंक NHB में रुपये 10,000 करोड़ के शुरुआती कोष के साथ एक किफायती आवास कोष AHF बनाया है। HFC के सूक्ष्म वित्त पोषण के लिए बैंकों वित्तीय संस्थानों की प्राथमिकता क्षेत्र आरण की कमी का उपयोग करते हुए 31 दिसंबर 2022 तक भारत ने औपचारिक रूप से 425 SEZ को मंजूरी दे दी
और जनवरी 2023 तक 270 SEZ चालू हैं। अधिकांश विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ ITBPM क्षेत्र में हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SCB ने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट REIT प्लेटफॉर्म को अपनी मंजूरी दे दी है, जो सभी प्रकार के निवेशकों को भारतीय रियल एस्टेट बाजार में निवेश करने की अनुमति देगा। यह 1.25 ट्रिलियन रुपए का अवसर पैदा करेगा। आने वाले वर्षों में भारतीय बाजार में तेजी से बढ़ते जागरूक उपभोक्ता आधार को ध्यान में रखते हुए और वैश्वीकरण के पहलू को ध्यान में रखते हुए भारतीय रियल एस्टेट डेवलपर्स ने गियर बदल दिया है और नई चुनौतियों को स्वीकार कर लिया है। सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन पारिवारिक स्वामित्व वाले व्यवसायों से पेशेवर रूप से प्रबंधित व्यवसायों की ओर बदलाव है। रियल एस्टेट डेवलपर्स शहरों में कई परियोजनाओं के प्रबंधन की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामग्री के स्रोत और जनशक्ति को व्यवस्थित करने और परियोजना प्रबंधन, वास्तुकला और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में योग्य पेशेवरों को काम पर रखने के लिए केंद्रीकृत प्रक्रियाओं में भी निवेश कर रहे हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY योजना के तहत केंद्र सरकार ने 2022 तक देश भर के शहरी क्षेत्रों में 20 मिलियन किफायती घर बनाने का लक्ष्य रखा है, जिससे आवासीय क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। शहरी क्षेत्रों में आवास इकाइयों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि से वाणिज्यिक और खुदरा कार्यालय स्थान की मांग में वृद्धि होगी। शहरी क्षेत्रों में आवास की मौजूदा कमी 10 मिलियन यूनिट होने का अनुमान है। देश की शहरी आबादी में वृद्धि को पूरा करने के लिए 2030 तक किफायती आवास की अतिरिक्त 25 मिलियन इकाइयों की आवश्यकता है। भारतीय रियल एस्टेट में FDI का बढ़ता प्रवाह पारदर्शिता को बढ़ावा दे रहा है। डेवलपर्स ने फंडिंग आकर्षित करने के लिए उचित परिश्रम मानकों को पूरा करने के लिए अपने लेखांकन और प्रबंधन प्रणालियों को नया रूप दिया है। वित्त वर्ष 2012 तक 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पूंजी निवेश के साथ अगले 2 वर्षों में भारतीय रियल एस्टेट में बड़ी मात्रा में FDI आकर्षित होने की उम्मीद है। हम इस प्रकार भारतीय स्टॉक मार्केट और उसके सेक्टर निवेशकों को वित्तीय मुक्ति और समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। इस वीडियो में आप रियल एस्टेट सेक्टर पार्ट 2 में चर्चा किया। सही जानकारी और विश्लेषण के साथ हम सभी इसके लाभ उठा सकते हैं, चाहे हम इंट्राडे करें या फिर लॉन्ग टर्म में निवेश करें। धन्यवाद दोस्तों कि आपने मेरे साथ यह जानकारी साझा की। अगर आपके पास इस विषय पर कोई प्रश्न है तो कृपया नीचे टिप्पणी में साझा करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।